जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24/7 में स्वागत। और आज हम लोग सेट नंबर 13 करेंगे। और ये सेट नंबर 13 जो है रेलवे में आरआरबी एलपी CBT1 29/11/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है। और अब जानते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे का अभी NTPC एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद ग्रुप डी होने वाला है। तो ग्रुप डी में ऐसा सेट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ये तमाम सेट को आप अगर एक बार अच्छे ढंग से देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता। तो ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाने वाला जो ऑप्शन है एरियोलर संयोजी ऊतक जो है ये ठोस नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है लिक्विड होता है यानी द्रव होता है। आप जानते हो कि रक्त जो है एक ठोस होता है और उपास्थि भी ठोस होता है और बसमय संयोजी ऊतक भी क्या होता है, ठोस होता है, जबकि एरियोलर संयोजी ऊतक ठोस नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ब्लड जब पढ़े थे तो ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटे थे। ब्लड को कितने भागों में बांटे थे? ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटे थे और वो ब्लड को दो भागों में बांटे थे। एक को हम बोले थे तरल और एक को बोले थे ठोस। यानी ब्लड को तरल और ठोस में बांटा गया था और तरल में जो बांटा गया था उसको हम लोग बोले थे प्लाज्मा और ठोस में ब्लड को तीन भागों में बांटा गया था। एक को बोले थे RBC और एक था WBC और एक होता है प्लेटलेट। एक क्या होता है? प्लेटलेट। तो ब्लड को तीन भागों में बांटा गया था, यानी ठोस को तीन भागों में बांटा गया था, RBC WBC प्लेटलेट। तो आपका जो रक्त जो होता है यह सॉलिड वाला पार्ट है। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरियोलर संयोजी ऊतक आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन दूसरा पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो पहले तो आप जानिए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि गल्ला में पाया जाता है और थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिससे बोला जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए थायराइड ग्रंथि को एक तत्व की आवश्यकता होती है और वह तत्व होता है आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। और आप थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बात और देख लें तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे भोजन के पाचन की क्रिया में भाग लेता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क के विकास में ये सहायक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कुछ ये प्रमुख कार्य था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी जो होती है वो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। कोशिका विभाजन कितने तरह से होता है? कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। एक होता है असूत्री, एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री और अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो असूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल को कहा जाता है जो अविकसित सेल है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग का अभाव देखा गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी से काम चलाता है। तो वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है अर्धसूत्री द्वारा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल यानी विकसित कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों द्वारा होता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य या किसी भी जीव जंतु में 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मनुष्य का जो शरीर बना रहता है वो 2 तरह का सेल से बना रहता है। एक कायिक सेल से बना रहता है और एक जनन सेल से बना रहता है। तो कायिक सेल में समसूत्री विभाजन और जनन सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आप लोग जब मेरे से क्लास किए होंगे तो ये सब बात बहुत अच्छा से आपको क्लास में करवाया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह आधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में न तो क्या किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में न तो द्रव्यमान नष्ट किया जाता है और न ही द्रव्यमान को सृजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो नहीं किया जाता।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। पहले तो आप बात करेंगे, पहले तो आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का सम्मिलित रूप हो, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्किन ग्रुप आता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्काइन आता है, एल्केन और एल्काइन आता है। तो एल्केन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और आप ये भी जानते हैं सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो ग्रुप आ गया, एल्किन और एल्काइन। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एल्किन किसे कहते हैं, एल्किन का क्या होता है सूत्र। तो एल्किन का जो सूत्र होता है, यह सूत्र होता है CN। एल्किन का सूत्र जो होता है वह होता है, एल्किन का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2। लेकिन अगर एल्काइन का देखें तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n, ये होता है एल्काइन का। सॉरी दोस्तों, ये जो सूत्र है ये एल्किन का है और ये जो है एल्काइन का है। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया, आप इसको मैनेज कर लेंगे। हम आपको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। तो एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है और एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि असंतृप्त कौन है। तो असंतृप्त में दो ही हम लोग देखे ग्रुप, एक देखे एल्किन और एक देखे एल्काइन। एल्किन का सूत्र हम लोग क्या देखे CnH2n और एल्काइन का सूत्र हम लोग देखे CnH2n-2। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है ये एल्केन है, यानी ये एल्काइन और एल्किन का ग्रुप में नहीं है। ये भी आपका एल्केन है और ये भी आपका क्या है, एल्केन है। तो एल्काइन का जो सूत्र है ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा C2H वाला राइट आंसर डी होगा। आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब सफ़ेद प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होता है। तो जब सफ़ेद प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, और यह घटना जो है विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो प्रकाश 7 कलर में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है, और 7 रंगों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और नीचे रहता है VIBGYOR विबग्योर, और सबसे ऊपर में रेड होता है और सबसे नीचे में वायलेट होता है। और कल को जाकर के अगर आपसे ये सवाल पूछे कि कौन सा कलर सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होने वाला कलर रेड है और सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला कलर क्या है, वायलेट यानी बैगनी है। इसको हिंदी में बैजानी हपीनाला कहते हैं। बैगनी, जामुनी, बैजानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो आप ये भी जानते होंगे कि किस रंग का तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तरंगधर सबसे ज़्यादा, और बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आपको ये सब क्लास में करवाया गया है। आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छा से ये चीज़ को समझ रहे होंगे, और नहीं तो जो हमसे पढ़े हैं उनको तो डेफिनेटली ही समझ में आ रहा होगा। और आपको पता ही होगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है। तो जब प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है तो इस घटना को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि जब सफ़ेद प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होता है। तो विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे, यदि कोई बल F किसी पिंड पर कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। दोस्तों आपको क्लास में करवाया गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है W बराबर Fs cos थीटा होता है। W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। और आप जानते हैं कि F जो है फोर्स है और S जो है डिस्प्लेसमेंट है।
और कॉस थीटा का मतलब क्या है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। पहले आप जानिए कि वर्क किसे कहते हैं। तो वर्क जो है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। और कार्य का एसआई मात्रक जो होता है यह जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 कितना होता है, तो 7 अर्ग होता है। ये आपको बहुत अच्छा से पता होगा। तो यहाँ पर कहता है कि जब कोई बल, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब कोई बल यानी F किसी पिंड पर कार्य करता है कि पिंड की दिशा में x दूरी विस्थापन होता है, यानी W क्या होगा, तो W बराबर बल लगाया F और विस्थापन कितना हुआ x, तो W बराबर राइट आंसर Fx हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया गया है और गुरुत्वाकर्षण बल में आपको बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल को F से सूचित किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों वस्तु के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप लोग अगर इसको मिलाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर G M1 M2 बटा R² होता है। इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पर M1 क्या है, तो पहला वस्तु का मास, और M2 क्या है, दूसरे वस्तु का मास, और R क्या है, तो M1 से M2 के दूरी और M1 से M2 की दूरी के स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर G देखते हैं, जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, और गुरुत्वीय नियतांक को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, यह नियतांक है और इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर इसका मान होता है। क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है G का मान, और ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। तो यहाँ पर जो कहता है, यहाँ पर ज़्यादा सवाल घुमाया हुआ नहीं है। कहता है कि M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो अभी आपको बताया गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो M1 इंटू M2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, तो कार किस प्रकार की गति में है। तो कार सीधी गति में चल रही है और धीमी होकर के रुक जाती है। तो यहाँ पर 100% असमान गति हुआ, क्योंकि एक गति को यह फॉलो नहीं किया। एक समान गति क्या होता है कि वह पिंड या कार या वस्तु जो समान चल से निरंतर बढ़ते रहता है उसको बोलते हैं एक समान गति। लेकिन यहाँ पर वृत्तीय गति भी देखिए, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर गति करते रहता है, सर्कुलर पाथ पर घूमते रहता है, तो इस गति को बोला जाता है वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति के लिए जो जिम्मेवार फोर्स है उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और केंद्र की ओर ये बल लगने वाला केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। तो अगर आपसे कल जाकर के ये सवाल पूछे कि वृत्तीय गति के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है, तो आपको बताना होगा अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेवार बल है, और आपको क्लास में ये सब करवाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कार्य पर निर्भर करता है। तो जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है यह निर्भर करता है, तो निर्भर किस पर करेगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि तार से दूरी तथा तार में प्रवाहित धारा दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति पर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण
आपको क्लास में करवाया गया था कि यह आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो उसमें वस्तु हम कितने जगह पर रखते हैं, तो वस्तु को 6 जगह पर रखते हैं। इसको बोला जाता है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर और ये है अनंत। वस्तु को हम लोग अनंत पे, अनंत और सेंटर के बीच में, सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि वस्तु 6 जगह रखा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो वस्तु यानी 6 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो अवतल दर्पण में 6 नंबर का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना था। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 6 नंबर का प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो अभी अभी आपको बताया गया कि सीधा और आभासी। और दोस्तों आपको क्लास में कसम खिलाया गया था कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह जो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है, CaOH होता है। और जब इसको अभिक्रिया कराओगे तो CaCO3 का निर्माण करता है और इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाता है। ठोस पदार्थ के गुण को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि इनकी स्पर्श सीमाएं और अस्थिर आयतन होता है। अस्थिर आयतन तो होता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि निश्चित आयतन कहना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब कहता है उनकी एक निश्चित आकृति होता है, तो इनकी एक निश्चित आकृति नहीं बल्कि इनकी एक निश्चित आकार होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इनके आकार में परिवर्तन करना कठिन होता है। तो ठोस के आकार में परिवर्तन करना बिल्कुल कठिन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। तो यह आपका हो जाएगा संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया में आप जानते हो कि जब ए को अगर बी से अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया करने के बाद यह संयोजित होकर के ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोजी अभिक्रिया आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है और जल H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को अभिक्रिया कराओगे तो CaOH बनता है, CaOH2 बनता है। तो यह जो है आपका संयोजी अभिक्रिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको पता होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जाता है। आप ऐसे समझो कि मान लो AB कोई यौगिक है और उसका अभिक्रिया CD से करवाया गया, तो B जो है CD से करवाया गया, यहाँ D है, तो B जो है C से अभिक्रिया कर लेगा और A जो है D से अभिक्रिया कराएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि एक यौगिक है AB और यहाँ पर है C, तो C क्या करेगा, यहाँ B के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो BC और प्लस A होगा। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी अभिक्रिया। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार कर संचलन कर सकता है। तो कौन सा पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है, तो यह होगा ऑक्सीजन। अब जानते हैं कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोला जाता है। और क्रिस्टी में ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन पहुंच करके क्रेब साइकिल चलता है और क्रेब साइकिल के दरमियान ATP का निर्माण होता है और उस ATP से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है, यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता तो इलेक्ट्रिक हीटर ये तो करता है, इलेक्ट्रिक स्टोव ये भी करता है, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स ये भी करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता है? विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। दोस्तों आपको पता है कि जनन कितने तरह का होता है? तो जनन 2 तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहा जाता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। लेकिन लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है और नर युग्मक को स्पर्म कहा जाता है और मादा युग्मक को ओवम कहा जाता है। और जब स्पर्म और ओवम फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है तो फर्टिलाइज करता है, निषेचन होता है और निषेचन के दरमियान भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऐसे जनन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अलैंगिक जनन कौन सा है? तो अलैंगिक जनन में हम लोग देख लिए कि वैसे जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, नर अपने शरीर से जनन कर लेता है और मादा अपने शरीर से जनन कर लेता है, मादा को नर की आवश्यकता नहीं और नर को मादा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो जनन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। एक जो होता है लैंगिक जनन में वो होता है विखंडन द्वारा, एक होता है मुकुलन द्वारा और एक होता है आपका कायिक द्वारा। विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, कायिक द्वारा। विखंडन द्वारा जो जनन होता है यह जो होता है छोटा छोटा आपको प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ऐसे में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में जो होता है विखंडन वाला होता है। तो प्लाज्मोडियम भी छोटा जीव है, इसमें भी विखंडन होता है। लिस्मेनिया भी विखंडन होता है, अमीबा में भी विखंडन जनन होता है। जबकि केचुआ में अलैंगिक जनन नहीं, केचुआ में लैंगिक जनन होता है। केचुआ में नर और मादा दोनों का गैमेट पाया जाता है, लेकिन यह जो है ये अलैंगिक जनन के पार्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन कॉपर को चाकू से नहीं काट सकते हैं। और कॉपर का संकेत Cu होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 29। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रसारण का उदाहरण नहीं है? तो प्रसारण का उदाहरण जो है ये कौन सा विकल्प में नहीं है? तो एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना यह प्रसारण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे द्वारा 19 क्वेश्चन करवाया गया और आपको पता ही है कि ये 19 क्वेश्चन RRB ALP CBT 1 19/11/2024 साइंस के सेक्शन में पूछा गया था। तो ये आपको कंप्लीट करवा दिया गया। आज से आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। किसी कारणवश सेशन को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर से मैं इस सेशन को कंटिन्यू अब करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं करूंगा। और दोस्तों आपको इसी चैनल पे पर डे बिहार SSC का जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उनको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। वो चाहे तो CGL का हो, बिहार SSC CGL 4 हो, या इंटर लेवल वाला हो, या BSO भरे हैं, या तमाम बिहार में और भी जो वैकेंसी आ रहा है बिहार SSC के थ्रू, उसमें 75 जो क्वेश्चन है वो आपको GK GS पूछा जाता है। तो फिलहाल मैं GK GS का पर डे सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।